मैं रिकॉर्ड भी करके रखता, सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो दैट अब इसमें क्या होता है कि लाइक फर्स्ट कैसे कि v ceases टू द प्रोपोर्शनल i टू बी प्रोपोर्शनल टू i, मतलब कि v और i प्रोपोर्शनल होने चाहिए। लाइक इन दिस ग्राफ यू कैन सी द डॉटेड लाइन इज अ प्योर ग्राफ ऑफ v एंड i। डॉटेड लाइन जो है प्योर ग्राफ है, मतलब कि i के साथ v का, बट मे बी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं डिवाइसेस में, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसकी वजह से ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी एग्जैक्टली लाइन है, तो वो ऑलमोस्ट ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है ये लाइन। The dashed line represents the linear Ohm's law, the solid line in the voltage versus current for a good conductor। अच्छा कंडक्टर हुआ तो ये प्योर लाइन है, ये आइडियल सिचुएशन है ओम्स लॉ की। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये आइडियल सिचुएशन के ऐसे होना चाहिए। बट जो प्योर कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स, वो ऐसे फॉलो करते हैं, मतलब कि वो ओम्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। बट in some cases like the relationship between v and I depends on the sign of v। अब ये एक सेकेंड लिमिटेशन है कि v एंड i डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ v, मतलब कि v के साइन पे। इन अदर वर्ड्स, इफ i is the current of a certain voltage v, then the reversing the direction of v keeping its magnitude fixed does not produce the current as same magnitude as I in a opposite direction। मतलब क्या हुआ कि जो I होता है वो v के साइन पे डिपेंड्स ऑन होना चाहिए। बट कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं लाइक डायोड, तो उसमें आप ये ग्राफ देख सकते हो। इस ग्राफ में आप देखोगे कि इनिशियली करंट एकदम जीरो है। इनिशियली यहां तक देखो करंट एकदम जीरो है आपका, ऑलमोस्ट जीरो है। वोल्टेज आपने इतना दे चुके हैं आप वोल्टेज, स्टिल योर करंट इज नॉट इंक्रीजिंग, मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। और आगे आप जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो आपको ऐसे कुछ ग्राफ मिल रहा है लाइक दिस वे। अब रिवर्स डायरेक्शन में आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो आपको सेम ऐसे ही ग्राफ मिलना चाहिए था, ऐसे समथिंग लाइक दिस, बट यू गॉट द ग्राफ लाइक दिस। ये ऐसा ग्राफ है, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी ओम्स लॉ आपका फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब जो सिचुएशन फॉरवर्ड में होनी चाहिए थी वही रिवर्स में होनी चाहिए थी, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली हैपनिंग इन दिस सिचुएशन, सो दैट दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स आर नॉट allowing obeying the rule of ohm, or they are not obeying the ohm's law। ओके, ओम का जो लो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, so this is the limitation। okay, this happens for example in a diode which we will study in chapter 14। तो chapter 14 में डायोड है, वहां पे आप इस चीज को स्टडी करने वाले हो। अब सेकेंड थिंग है, द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड i आर नॉट यूनिक, मतलब कि v और i का यूनिक रिलेशनशिप नहीं होता कि मतलब किसी फिक्स i की वैल्यू के लिए फिक्स v ही मिलना चाहिए। ओके, यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि सपोज मैं कोई एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, आई कैन होल्ड द स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन की बात करें हम, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो देखो यहाँ पे करंट की एक ही वैल्यू है, कोई एक फिक्स करंट की वैल्यू के लिए यू आर गेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। तो ये पॉसिबल नहीं ओम्स के लॉ में। ओम्स लॉ क्या बोलता है, हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब यूनिक रिलेशन होता है वी और आई का। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो अलग अलग वोल्टेजेस के लिए आपको सेम करंट मिल रहा है, सो दिस इज नॉट अ राइट थिंग अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ऐसा नहीं, सो सच काइंड ऑफ डिवाइसेस आल्सो नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ। So the variation of current versus voltage for gallium arsenide material, this is semiconductor material। most probably जो semiconductor materials होते हैं वो ohms law को follow नहीं करते हैं। mostly semiconductor के जितने भी materials होते हैं वो सारे ohms law को नहीं follow करते, क्योंकि उनका behavior बहुत typical होता है, अलग अलग होता है, forward direction में या reverse direction में। so material and devices not obeying Ohm's law in the form of equation are actually widely used in electronic circuit। In this and few subsequent chapters, however, we will study about the electrical currents and in materials that obeying the Ohm's law। मतलब हम इस चैप्टर में और आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसे मटेरियल्स और चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। भले ये सारे मटेरियल्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, बट स्टिल उनका अगर करंट फाइंड आउट करना हो तो I इज इक्वल टू V बाय R ही इक्वेशन यूज किया जाता है।
स्टिल दे आर नॉट ओबिंग द ओम्स लॉ, बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दीज आर द लिमिटेशंस कि ओम्स लॉ हर एक इक्विपमेंट के लिए या हर एक मटेरियल या हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मतलब some instruments are already existing which are not following the Ohm's law. Okay. अब resistivity of material, actually this topic is out of your syllabus. ये आपके सिलेबस में से निकल चुका है एक्चुअली। तो इसके बाद डायरेक्टली 3.8 है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेजिस्टिविटी। Okay, so now we are going to discuss this topic on this topic right now. The temperature dependence of a resistivity. देख लेना बुक में कि 3.7 जो है वो सिलेबस में से निकल चुका है। So we are not going to discuss it now. The temperature dependence of resistivity. अब resistivity of a material is found to be dependent on a temperature. टेम्परेचर में मतलब कैसे डिपेंड होता है? रजिस्टिविटी की बात आए तो मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मटेरियल। तो सिर्फ बाहर से मटेरियल मत देखना, मटेरियल के अंदर देखना। तो मटेरियल के अंदर क्या होता है? तो पॉजिटिव आयंस व्हिच आर फिक्स्ड एट देयर लेटाइस पॉइंट एंड व्हिच आर वाइब्रेटिंग ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो उनके लेटाइस पॉइंट पे पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं एंड दे आर वाइब्रेटिंग ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के कारण वाइब्रेट होते हैं। इनके उनके बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, बट जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास होते हैं तो ड्यू टू दैट वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, ओके, इलेक्ट्रॉन्स जब उनके साथ कॉलिजन्स करते हैं तो उनकी स्पीड डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है। अगेन दे ट्राई टू मूव, अगेन कोई दूसरा कॉलिजन हुआ, वापस उनकी स्पीड हो जाए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स रुक रुक के चलता है, और ये रुक रुक के चलना मतलब ही क्या होता है? रजिस्टिविटी एंड विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। मतलब कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए उनके जो लेटाइस स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेटाइस स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसकी वजह से उनमें जो पॉजिटिव आयंस जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स पोजिशन होती है वो अलग अलग होती है। और उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो वे मिलता है, जो रोड मिलता है पास होने के लिए, वो डिफरेंट होता है। इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की रजिस्टिविटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अंडरस्टूड? ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, तो जो लेट आए होंगे मे भी शायद पॉसिबल है कि आपको डाउट्स आए या समझ में ना आए, पॉसिबल है। बट स्टिल इसके आगे का चैप्टर उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखता, इसका आगे का चैप्टर डिफरेंट है पूरा। तो वी डोंट गो विद दैट वन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ये एक टॉपिक है। तो रजिस्टिविटी जो होता है उसमें एक उसकी सिंपली एक आपको इक्वेशन ही याद रखना है दोनों के लिए, रजिस्टिविटी के लिए और उस सब के लिए, और हम उसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ रजिस्टिविटी इज नथिंग बट, तो एक इक्वेशन होता है रजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब इसमें एक एक टर्म हम समझेंगे। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, बुक में ये इक्वेशन दी हुई है। कहाँ पे? हाँ, बुक में दी हुई ना, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑन व्हाइट बोर्ड। तो अल्फा क्या होता है इसमें? इसमें अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी होता है। इसको क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है। मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव होती है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए इन बिटवीन होती है। अब ये टी और टी जीरो क्या होता है? तो टी जीरो क्या होता है? एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है कि जिसकी रजिस्टिविटी हमको दी जाती है, हमको पता होती है कि समथिंग लाइक कि 0 डिग्री पे इतनी रजिस्टिविटी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कोई एक टेम्परेचर रेफरेंस के लिए आपको दे दिया होगा, और उसके हेल्प से आपको सेकंड टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी फाइंड करनी होगी। या तो सेकंड टेम्परेचर की रजिस्टिविटी दी गई होगी, उससे आपको टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा, या तो फिर अल्फा। मतलब इन चारों में से कोई भी चीज फाइंड करने को बोल सकते हैं। They can ask you to find anything from these four or five terms. Okay, इसमें T0 क्या होता है? T0 एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है, तब की रजिस्टिविटी रो जीरो लिखी जाती है, रजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। और T टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर को हमको रजिस्टिविटी फाइंड करनी, उस टेम्परेचर की रजिस्टिविटी को रो टी लिखा जाता है। ओके, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो।
अब सेम इक्वेशन किसके लिए बनता है? रेजिस्टेंस के लिए भी। तो रेजिस्टिविटी की जगह पे क्या ले लेना? रेजिस्टेंस। तो आर टी इज इक्वल टू R0 in bracket 1 plus alpha t minus T0. ओके, मे बी ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं दिया है, बट इट इज एप्लीकेबल एट वेरियस टाइम और वेरियस एग्जांपल्स एंड इट इज वेरी यूजफुल टू यू। सेम ही होता है, सिर्फ रो की जगह पे आर लेना होता है आपको। ये रजिस्टिविटी के लिए इक्वेशन, ये रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन, सेम टर्म्स। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, ओके। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी आएगा हर बार, ओके। ये मटेरियल वाइज चेंज होता है और ये मटेरियल पे डिपेंडेंसी रखता है, उसके डायमेंशंस पे नहीं। कौन सा मटेरियल, लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, किस पे, तो उस हिसाब से उसका अल्फा डिसाइड होता है। देन T0, तो रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू, और T क्या है? तो T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और इट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस योर रेजिस्टेंस। आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। अंडरस्टैंड? सो दैट this is the only thing which is important over here. So rho t is equal to rho 0 in bracket alpha t minus T0, where rho t is the resistivity of a resistivity at temperature T. Rho 0 is same at reference temperature T0. Alpha is called temperature coefficient of resistivity. And alpha का जो यूनिट होता है वो टेम्परेचर इनवर्स, लाइक सेंटीग्रेड इनवर्स होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स होगा, ओके। और जिस यूनिट में अल्फा हुआ उसी यूनिट में टेम्परेचर लेना। लाइक अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपका टी और T0 भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही होना चाहिए। अगर अल्फा आपको केल्विन इनवर्स में दिया है तो आपका टी और T0 भी केल्विन इनवर्स में ही होना चाहिए। अगर डिग्री में दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। पता है ना डिग्री का केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस सर 273. हाँ, 273 प्लस करना है बस। सर हाँ हाँ हाँ, ये जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसमें ये हाँ। ओवर ए लिमिट रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज नॉट टू लार्ज, मतलब इसका कौन सा वाला, कहाँ पे लाइन? ये फॉर इक्वेशन के ऊपर 3.26 इक्वेशन है यस, ना उसके ऊपर। कौन सा वाला? ये ओवर है ना, ओवर। ओवर लिमिटेड रेंज। हाँ, the resistivity of material is found to be dependent on a temperature. The different material do not exhibit the same dependence of a temperature. मतलब कि हर मटेरियल की टेम्परेचर डिपेंडेंसी सेम नहीं होती ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, दैट इज नॉट टू लार्ज। मतलब कि कोई लिमिट तक का आप टेम्परेचर लोगे ना, लाइक कि आप कोई मटेरियल है, लाइक हमारे पास कौन सा मटेरियल है, लाइक आयरन है, आयरन का कोई रोड है हमारे पास। तो अब आयरन के रोड के लिए अगर आप टेम्परेचर लाइक नॉर्मल टेम्परेचर अभी है हमारे पास, ये लाइक ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या 27 डिग्री तक होगा, मोस्टली नॉर्मली होता है। अब उसको आप अगर 27 से 40, 45, 50 तक लेके जाओगे, 60 तक भी लेके जाओगे, तो भी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, ओके। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट एक लिमिट तक लाइक 100, 200, 300, 500, 700 तक लेके जाओगे, इतने बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर्स लेके जाओ, बट देन यू कैन क्लियरली गेट अ डिफरेंस। मतलब आप बहुत छोटे माइनर से चेंजेस कर रहे हो कि 27 को 30, 35 कर रहे हो, तो उससे उसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ओके। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, बट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेके जाओगे तब उसमें बहुत बड़े चेंजेस दिखेंगे। Resistivity of a metallic conductor is approximately given. Understand? Over a यस limited सर। range of temperatures, that is not too large. मतलब कि एक लिमिटेड टेम्परेचर की एक रेंज उनकी डिपेंड, जो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। तो उनके लिए आपको ऑलमोस्ट मतलब ऐसा लगे कि लाइक कि 27 पे उसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, तो 35 पे भी ऑलमोस्ट 5 ही मिलेगा आपको, या 5.01 समथिंग का, लाइक मतलब बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। फिर आप सोचोगे कि टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब छोटी सी रेंज के लिए देयर इज नो चेंज, बट बड़ी रेंज कर दोगे देन यू विल फाइंड द चेंजेस। अंडरस्टैंड? जब आप एग्जांपल यस सर। समझोगे ना तो यू विल गेट द आंसर और यू विल क्लियर योर आइडिया। लाइक ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये सब ग्राफ्स वगैरह में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ग्राफ वो टेम्परेचर का मतलब
उसके लिए सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए ग्राफ। सो पढ़ लेना सिर्फ एक बार, इतना दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इजी है वो। एग्जाम्पल 3.3 है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस अ निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक टोस्टर निक्रोम यूज कर रहा है। व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासिंग थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंट एट अ रूम टेम्परेचर। अब एक बहुत छोटा करंट पास हो रहा है, तब उसका जो रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, रूम टेम्परेचर कितना लेना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है उसका 75.3 ओम। मतलब ये हमें रेफरेंस मिल गया अभी, रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, मतलब कि हमें T0 और R0 मिल गया, ऐसा बोल सकते हैं। When the toaster is connected to 230 वोल्ट सप्लाई, मतलब उसको हमने हमारे बोर्ड में, स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है, जहां से 230 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, मतलब वो एसी करंट होता है, इसीलिए ऐसा लिखा है उन्होंने कि करंट सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू स्टेडी वैल्यू टू 2.68 एम्पियर। तो स्टेडी वैल्यू कितनी होगी उसकी, 2.68 एम्पियर। तो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट, तो आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ओके, अब आप सोचोगे कि हमें आरटी तो दिया नहीं है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए, आरटी, R0, अल्फा, टी और T0, इतनी चीजें होनी चाहिए। तो उसमें से देखो अब क्या चीज दी है, क्या नहीं दी है और क्या फाइंड करनी है। The temperature coefficient of a resistance of a nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो ये उसका अल्फा हो गया। ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दे दिया उन्होंने 1.70 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 74.3 ओम है। ओके, 230 वोल्ट सप्लाई दिया है, उसका करंट पता है हमें, सो वी वांट टू फाइंड आउट फॉर इट्स टेम्परेचर रेंज। वी आर गोइंग फॉर इट्स टेम्परेचर की उसका रेजिस्टेंस क्या। तो सबसे पहले ये वाला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हमें यूज करना है। रेजिस्टेंस दिया है इसलिए हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सो अब ऐसा कुछ दिया है कि आपको उन्होंने R0 दे दिया है, कितना है वो, जो टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस पता है उसी को रेफरेंस ले लेना। तो 75.3 ओम। ओके, एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर आपका T0 इज इक्वल टू कितना लेना है हमें, 27 डिग्री। ओके, एंड अल्फा इज आल्सो गिवन टू यू, अल्फा 1.7 into 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है। ओके, इतनी चीजें दी गई है हमें। नाउ और हमें फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर T फाइंड करना है हमें, फाइनल टेम्परेचर। अब हमें RT नहीं पता है, वी डोंट नो RT, मतलब जो T टेम्परेचर है उसका रेजिस्टेंस भी हमें नहीं पता है और टेम्परेचर भी हमें नहीं पता है। बट हमें एक चीज और दी है उन्होंने कि वोल्टेज जो दिया है जिसपे हम कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट को, तो वो दिया है 230 वोल्ट। ओके, 230 वोल्ट दिया गया है वोल्टेज। तो अब आपका करंट कितना है वो देखना है। तो कितना करंट है, 2.68 एम्पियर। इतना करंट हमें उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हो। सो ऑब्वियसली ये आरटी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशंस। वोल्टेज और करंट पता है तो उससे रेजिस्टेंस पता चल जाएगा हमें ओम्स लॉ का यूज करके। ओम्स लॉ में क्या बोला जाता है, आरटी इज इक्वल टू वी बाई आई लिख सकता हूं मैं। ओके, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हम उस इक्वेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक ही इक्वेशन में दो दो अननोन हो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको। हमारे पास इक्वेशन ये है, आर टी इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ओके, इतनी चीजें हमें पता है। अब इसमें ये RT और T ये दोनों अननोन है, तो दो दो अननोन हो तो कोई इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होता। इक्वेशन तभी सॉल्व होता है जब उसमें एक ही अननोन और बाकी सारी चीजें पता हो। तो उसमें हमें R0 पता है, 1 तो 1 है, अल्फा पता चल है, T0 पता है। अब हमें या तो T पता होना चाहिए या तो RT पता होना चाहिए, बट एक्चुअली उन्होंने वोल्टेज और करंट दे दिया है उन्होंने, तो वोल्टेज और करंट दिया है तो उससे हम RT फाइंड कर सकते हैं।
तो RT इज इक्वल टू V बाय I, ओम्स लॉ का इक्वेशन होता है ये। ओके, और V बाय I पता है हमको, तो V की वैल्यू कितनी है 230। ओके, 230 डिवाइड बाय I कितना है 2.68। तो क्या आंसर आएगा इसका, करो कैलकुलेटर में। 230 डिवाइड बाय 2.68 मतलब 85.8 आंसर आ रहा है इसका। 2.68 था, 2.63 था, बराबर देख लेना। 2.68 ही। ओके ओके, तो आंसर आ रहा है 85.8। 85.8 ओहम। ओके, ये आरटी भी मिल गया हमें अभी, R0 भी पता है, 1 पता है, अल्फा पता है, तो टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस इक्वेशन RT is equal to R0 in bracket 1 plus alpha t minus T0। अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको। अगर आप एक साथ सॉल्व करने जाओगे तो कुछ मे बी पॉसिबल है आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो RT की वैल्यू कितनी है 85.8 is equal to R0 75.3 इन ब्रैकेट 1 प्लस, अभी अल्फा वैसे ही रहने दो, अभी अल्फा की वैल्यू मत रखो, और टी माइनस, एक्चुअली अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो टी को डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखना, T0 को। तो टी माइनस T0 लिखते हैं हम। T0 कितना है 727 है, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, ये 75.3 यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 85.3 सॉरी 85.8 डिवाइड बाय क्या करो 75.3। ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस 27, ऐसे आएगा। अब इसका वैल्यू क्या आता है, डिवीजन करो 75.3, तो 1.139 आ रहा है। 1.139 माइनस, अब ये +1 है ना, इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। ये -1 इज इक्वल टू अल्फा इन ब्रैकेट टी माइनस 27। ओके, अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट कितना बचेगा 0.139, और ये अल्फा न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे हम लोग। सो दिस विल बी लाइक दिस वे, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ टी माइनस 27। ओके, अब ये अल्फा की वैल्यू रखो, तो टी माइनस 27 को इस साइड लिखता हूं मैं भी। टी माइनस 27 इज इक्वल टू 0.139 डिवाइड बाय अल्फा कितना था 1.7 इंटू 10⁻⁻4 था। ओके, इसको एक्चुअली आप यहाँ पे आगे 7 भी था, तो वो 7 ले लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। आप डिनोमिनेटर में लोगे ना तो 1397 ऐसा कुछ था। तो ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 10⁻+4 मतलब 10,000, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दो, तो क्या आंसर आएगा। और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 1.7 करना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी वो एक स्टेप। तो यू विल गेट आंसर 821। इसको सॉल्व कर रहा हूँ पूरा, तो 8t27 t माइनस 27 इज इक्वल टू 821.88, मतलब 821.88 आंसर आ रहा है।
अब ये -27 है, वहां जाएगा तो +27 हो जाएगा, तो इसमें प्लस कर दो उसको, so you will get answer 848.88 डिग्री सेंटीग्रेड। So this will be your temperature. अब देखो एक चीज चेक करो, अब यहाँ पे जब आपका 27 टेम्परेचर था तो आपका रेजिस्टेंस देखो 75.3 ओम और रेजिस्टेंस था कितने टेम्परेचर पे 27 पे, बट उसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना हुआ है 85.8, कितने से 75 से 85 है, मतलब ऑलमोस्ट 10 डिग्री 10.5 ओम का इंक्रीमेंट हुआ है। सिर्फ 10.5 ओम के इंक्रीमेंट के लिए आपका टेम्परेचर 27 से कितना चाहिए 448 से, मतलब 821 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब उसके रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा, ओनली 10 ओम का इंक्रीमेंट होगा मटेरियल के रेजिस्टेंस में। गॉट इट? बड़ी रेंज। अगर आपने सिर्फ 27 से मतलब कि 50 भी किया होता या 100 भी किया होता तो आपको बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखता, इसमें बहुत सा स्मॉलर सा चेंज दिखता आपको। एनी डाउट्स? सर पर थोड़ा सा आंसर 847 848 आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है, उनका रफ कैलकुलेशन होता है एक्चुअली, इसके लिए वो आंसर थोड़ा वेरी करता है। उनका 847 आया है, मेरा कितना है 848.88। 848। हाँ सही है, चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने कैलकुलेशन सारे एकदम एग्जैक्टली नहीं किए सर हैं। वो व्हाइट बोर्ड वापस लाओ ना मेरे को, हाँ हाँ तो व्हाइट बोर्ड वापस लाओ ना मेरे को, सेव करना था। देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। इसमें किसी को कोई डाउट? आई एम आस्किंग यू अगेन। विक्रम, निखिल, पूजा, सुनील, किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर, इजी है? बहुत इजी है। ओके ठीक है, चलो। तो अब एक काम करते हैं, अभी ये मीटिंग है ना, एक्चुअली ये 2 मिनट लाइक 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो मैं लिंक बंद करके वापस स्टार्ट करता हूँ, एंड करके, तो वापस सारे कनेक्ट हो जाओ फटाफट। ओके, सेम लिंक पे क्लिक करके।